हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 8 जनवरी 2026 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो रिपीटेड सवाल थे उसको स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पूनम ने मोहिनी को एक किताब 5% की हानि पर बेची और मोहिनी ने उसे रूपसी को 8% के लाभ पर बेचा। यदि रूपसी ने किताब 1539 रुपया में खरीदी तो पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूनम जो है मोहिनी को बेचा है और यहाँ पर 5% का इसको नुकसान हुआ है। इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/20 होता है, यानी 20 पर 1 का नुकसान होगा। तो क्या रेशियो बनेगा यहाँ पर? 20 से 19। ठीक है, आगे मोहिनी ने उसे रूपसी को बेचा है 8% के प्रॉफिट पर। तो 8% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 2/25 होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 25 पर 2 का प्रॉफिट होगा। रेशियो क्या बनेगा? 25 से 27 का। ठीक है, अब समझना आपको ये है कि ये जो है पूनम मोहिनी को और मोहिनी रूपसी को लगातार बेच रही, यानी कि यहाँ पर सक्सेसिव जो है चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर रेशियो अच्छा रहेगा। तो सक्सेसिव जब रहता है तो हमें फाइनल रेशियो कहाँ से मिलता है? इन दोनों को गुना करने से। तो आप गुना करिए। तो यहाँ का गुना करने से तो आप देख रहे हैं 500 मिलेगा, लेकिन इस तरफ गुना करना आसान नहीं। तो आप क्या करिए, गुना करने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा और ये कॉस्ट प्राइस होगा। और एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। ये जो है सेलिंग प्राइस किसका है? मोहिनी का। लेकिन रूपसी ने उसे खरीदा है तो ये रूपसी का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 19 गुना 27 ये हो जाएगा इसका रूपसी का क्रय मूल्य, जबकि रूपसी एक्चुअल में 1539 में खरीदी है। तो इसका वैल्यू 1539 के बराबर कर देंगे। तो इन दोनों को गुना करके आपको कटाना है इसको। तो यहाँ से आप डायरेक्ट काट दीजिए। 19 से कटेगा 19 अट्ठे 152, 19 एक्का 19, 27 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया है तो आपको निकालना है पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य, यानी सबसे पहले जो किताब को खरीदा था उसका क्रय मूल्य क्या था? तो ये है 25 गुना 2, ये 500। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 5 यूनिट का कितना? 5 दिया 1500। तो ये 1500 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे इसका मान याद करना है। ठीक है, देखिए एंगल बराबर है 50 डिग्री 50 डिग्री। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसको सरल करना है। तो ये रूट के अंदर भी रूट में वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। तो आप इन दोनों में क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ना है, एक बार घटा देना है। तो 24 प्लस 16 करेंगे तो ये आएगा 40, और 24 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। और ये है प्लस के बाद कितना? 2 का स्क्वायर 4। तो कुल मिला के ये हो गया 320 4 324। तो 324 रूट के अंदर का वैल्यू है, तो रूट के बाहर क्या आएगा? ये अंदर वाला रूट के बाहर आएगा 324 का वर्गमूल 18। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 169 का 13 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 9, ये 4, 9 चौके 36 यहाँ से आ गया। तो 36 प्लस 13 करना है तो ये आएगा 49। 49 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 7। कुल मिला के 18 7 25 आया, ये बड़ा वाला रूट के अंदर का वैल्यू। तो 25 का वर्गमूल ले लेंगे, 5 इसका आंसर बन जाएगा। आगे एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? सिंपल सा आप देख रहे हैं कि ये पहली आधी दूरी और दूसरी आधी दूरी, यानी दूरी जो है दोनों कंडीशन में क्या है? इक्वल है। दूरी इक्वल रहता है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2xy बटा x प्लस वाई। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर आपको कर देना है। 2 इंटू एक्स मतलब जाने का स्पीड जो कि 60 है, और y मतलब आने का स्पीड जो कि 30 है, या फिर आप बोल सकते हैं पहली आधी का स्पीड 60 है, दूसरी आधी का स्पीड 30 है, और नीचे दोनों को जोड़ के 60 30 90। तो 30 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे
एक टैंक में 3 पाइप है, ए, बी और सी। पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 6 घंटे में भरता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए, पहले ए फिर बी फिर सी, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यानी यहाँ पर अल्टरनेट वर्क का कंडीशन है। तो सबसे पहले इस केस में आपको क्या करना है, तीनों का इफिशिएंसी निकालना है। लिखते हैं, ए जो है ये 4 घंटे में भरता है और बी जो है ये इसे 6 घंटे में भरता है और सी जो है इसे 12 घंटे में खाली करता है। तो टोटल वर्क यानी कि टैंक का कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा जो कि 12। तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 से 2 आएगा और 12 से 1 आएगा। सी जो है खाली करने वाला है तो इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि तीनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले कौन चलता है, ए। तो आप देखिए, पहले अगर ए को खोलेंगे तो ये 3 यूनिट भरेगा, इसका एफिशिएंसी 3 है तो ये 3 यूनिट भरा। उसके बाद दूसरा घंटा बी जो कि 2 यूनिट है और तीसरा घंटा सी चलेगा जो कि -1 यानी कि 1 यूनिट खाली कर देगा। तो 3 घंटे में कुल मिला के ये काम आपका होगा कितना, 3 2 5 -1 4 यूनिट। 4 यूनिट काम हुआ लेकिन टाइम लग गया 3 घंटे का। अब आपको देखना है कि काम टोटल करना है कितना है, 12 यूनिट। तो आप सीधा सीधा 4 का 3 गुना 12 नहीं कर देंगे क्योंकि ये जो सी है खाली करने वाला है। तो आप देखिए, अगर इसका हम लोग डबल करते हैं तो 8 यूनिट आएगा। टाइम कितना लग जाएगा, 3 दूना 6 घंटे। अब बचा काम कितना, बचा हुआ काम यहाँ लिखते हैं 4 यूनिट। ठीक है, 12 में 8 हो गया, 4 बच गया। अब किसकी बारी है, अब फिर से ए खुलेगा, ए 3 यूनिट करेगा। तो ए से 3 यूनिट करवाएंगे, टाइम ले लेगा ए कितना, 1 घंटा। ठीक है, तो 8 3 11 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका, बचा कितना, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट काम कौन करेगा, ए के बाद किसका बारी होता है, बी का। तो 1 यूनिट काम करने में बी कितना टाइम लेगा, देखिए 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 1 यूनिट में करने में इसको 1/2 घंटा लगेगा। अब सीधा सीधा जो काम है उसको इफिशियंसी से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 3 11 12 यूनिट काम हो गया और टाइम कितना लग गया, सबको जोड़ लीजिए, 6 1 7 और यहाँ पर हाफ यानी कि 7.5 घंटे का टोटल टाइम यहाँ पर इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर क्रमशः 5 4 और 3 शेषफल प्राप्त होती है। ऑप्शन से कर लीजिए आसान तरीके से। यहाँ पर 1005 को अगर हम उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 5। तो आप पहले 1005 में 5 माइनस कर लीजिए जो शेषफल है, तो बचा कितना, 1000। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 1000 को डिवाइड करेगी, 30 नहीं करेगी, 25 करेगी, 20 करेगी, लेकिन 15 भी नहीं करेगी। अब दूसरा नंबर से आपको देखना होगा क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शन है। तो अगली संख्या जो कि 244 है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 4 शेषफल बचता है। तो 244 में 4 आप माइनस कर लीजिए जो इसका शेषफल है, तो बचेगा 240। क्या ये 240 25 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बचा। और इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है, पहले आप सब शेषफल को माइनस कर लीजिए, जो आएगा उसके बाद उस संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होता है। आगे, यदि इन सब संख्या का माध्य जो है 26 है तो डेटा की माध्यिका कितनी है। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। एक्स का वैल्यू निकलेगा कैसे, इन सब का माध्य दे रखा है 26, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल सा 26 से सभी डेटा को कंपेयर करिए। यहाँ 25 है, 26 से 1 कम है तो -1 लिखेंगे। यहाँ 29 है, 26 से 3 अधिक है तो प्लस का 3 लिखेंगे। यहाँ 25 1 कम है -1। 32 है, 6 अधिक है 26 से तो प्लस का 6। और यहाँ पर 24 है, 26 से 2 कम है तो माइनस का 2। कुल मिला के इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 6 3 9, इधर 4 माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, तो 5 यहाँ पर प्लस में आपको मिला है, तो ये x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 26। यहाँ +5 आया तो आपको माइनस कर देना, यानी कि 21 जो है x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी माध्यिका निकलना, अब ये x को भूल जाइए, यहाँ पर 21 लेके चलिए आप। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना होगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। तो 21 सबसे छोटी है, इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 24 है, 25 है, 2 बार। ठीक है, तो 24 है, 25 आपको 2 बार लेना है। उसके बाद देखें तो यहाँ 29 है, 32 है। ठीक है, 29 है, 32 है। प्रेक्षणों को गिनते हैं तो आपको यहाँ पर सम मिलेगा, यानी कि 6 प्रेक्षण है तो ये क्या हो गया, सम हो गया। सम जब रहता है तो बीच वाले 2 पद का एवरेज माध्यिका होता है। तो बीच में 2 पद ये दोनों है 25 25, तो दोनों का एवरेज क्या होगा, 25 ही होगा। तो 25 जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे,
यदि संख्या ये 11 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ओड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका योगफल और इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका योगफल का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ ओड प्लेस पे देखें तो 3, 5, 8 और x यानी x प्लस 8 है, और इवन प्लेसेस पे y 7 और 2, तो कुल मिलाकर आप इसको y प्लस 9 बोल सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आप क्या ले लीजिए, एक बार 0 ले लीजिए। 0 अगर लेते हैं तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना, ये -1 इस तरफ जाके प्लस का 1, तो 1 मिलेगा। आंसर में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरा कंडीशन चेक करना है तो यहाँ पर आप x प्लस 8 माइनस वाई प्लस 9 बराबर 11 ले लीजिए। अगर आप 11 लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। क्या दो अंकों का डिफरेंस 12 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। आप चेक कर लीजिए, x को अगर मैक्सिमम 9 लेते हैं तो y को आपको नेगेटिव लेना होगा ताकि ये 12 बन जाए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं आता है, तो आप ये वाला कंडीशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है ये वाला कंडीशन में। आगे इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका गुणनफल 2160 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ HCF 12 है तो एलसीएम हमेशा HCF से डिविजिबल होती है, तो चेक कर लीजिए कौन सी ऑप्शन 12 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एलसीएम गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल दे रखा है, तो HCF से अगर इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा, आपको ये एलसीएम मिल जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 180 ही मिलेगा। आगे 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु की एक गोलाकार गेंद का कुल द्रव्यमान ये केजी में दे रखा है। गेंद को 5.6 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च ज्ञात करें, और ये कह रहा है कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए गेंद के सरफेस पर पेंट कराना तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करना होगा, और ये रेडियस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखिए ये कह रहा है कि आयतन निकालने के लिए द्रव्यमान को घनत्व से डिवाइड करिए। द्रव्यमान ये है और घनत्व इसका ये दे रखा है, अगर इससे इसको डिवाइड कर दें तो हमें आयतन मिलेगा, और ये है गोलाकार गेंद। तो आप जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा किसके, द्रव्यमान है इतना केजी में, तो आप क्या करिए इसको 1000 से गुना करके ग्राम में बदल लीजिए, क्योंकि ये डेंसिटी ग्राम में दे रखा है, तो ये आ जाएगा कितना 3168। इसको डिवाइड करना आपको, ये घनत्व 3.5 ग्राम, 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं, तो 7 नीचे रखिए 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आप आर का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कटा लेते हैं, अब क्या करिए यहाँ से 7 काट दीजिए, और 22 से 22 कम 22, 2200 का 88, 2200 का 88, 4 से ये कट जाएगा 36 बार में। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना होगा, देखिए 36 यहाँ है, 3 दूना 6 1 यहाँ होगा, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए 36 गुना 6 का घनमूल लेना होगा जो कि 6 आएगा। तो ये सब आपको मन में कैलकुलेट करना है। अब निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, ये आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसको रेट से आप गुना कर दीजिए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, रेट है यहाँ 5.6, तो इसको हम क्या करेंगे 5.6 से गुना कर देंगे, तो ये 7 से 0.8 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटने वाला है, इकाई अंक देख लीजिए 8 6 के 48, फिर से 8 आया, 8 गुना 8 64, या लास्ट में 4 आएगा, यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप 9 का भी मल्टीपल देख सकते थे, 11 का भी देख सकते थे। आगे ए और बी किसी कार्य को इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी इसे इतना दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर कार्य करें तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी आपको निकालना होगा। लिखते हैं यहाँ ए और बी मिलकर इतना दिन में कर रहे हैं, नहीं ए प्लस बी जो है ये करेंगे 6 पंजे 30 2 32/5 दिन में,
ठीक है। फिर है बी प्लस सी, ये करेंगे कितना दिन में, 63 एक 64/9 दिन में। फिर करेंगे आपका ए प्लस सी, कितने दिन में, 3×5 = 15 एक 16/3 दिन में। तो आप यहाँ पर टोटल वर्क क्या मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम, किसका, ऊपर में जो है 32, 64 और 16, तो इनका एलसीएम 64 ही आएगा। 32/5 से डिवाइड करेंगे 64 को तो कितना आएगा, 32 दूना 2 पंचे 10 आएगा। ठीक है, आप ऐसे देखिए 64 को हमें डिवाइड करना है 32/5 से, तो 32 नीचे 5 ऊपर चला जाएगा, 32 से 2 बार में 2 पंचे 10 आएगा। 64 से 64 कट जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और 16 से 4 बार में 4 तिया 12 आएगा। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों का जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी, इनका एफिशिएंसी निकालना है तो इधर भी जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो 10 ना 19, 2 21 10 31/2 जो है इसका टोटल इफिशियंसी आएगा। अब इन तीनों को मिलकर इस कार्य को करना है तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क 64 है, टोटल इफिशियंसी 31/2 से डिवाइड कर दीजिए, 31 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 128/31, 31 से 4 बार में 124 बचा 4, तो 4 सही 4/31, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान याद करना है, तो ये क्या है, रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर -1, तो क्या होता है इतना, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर ए, और ये रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा, कॉट ए। उसी तरह आगे भी देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और ये रूट के अंदर है तो रूट के बाहर आएगा केवल साइन ए। नीचे भी करना आपको उसी तरह 1 + 10 स्क्वायर है, क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, और ये रूट के अंदर है तो बाहर आएगा सेक ए, गुना यहाँ 3 है 3 देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा कॉस ए, तो ये चीज़ आपको मिला है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए कॉस इंटू सेक, ये 1 होता है तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर साइन है, और कॉट बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है कॉस बटा साइन, तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, और यहाँ पर 2/3, तो 2/3 कॉस ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं, इस व्यंजक को सरल करना है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कि x का कोई वैल्यू यहाँ पर आप रख लीजिए जो सबसे आसान लगे। अगर इसको आप x का वैल्यू 4 लेते हैं तो ये पावर 0 बन जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 ही लेंगे। आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, 3 लेंगे तो यहाँ पर पावर 0 हो जाएगा। अगर 4 ले रहे हैं तो ऊपर यहाँ बन गया 3 की पावर कितना, 4 + 4 8, और इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और नीचे अगर x का वैल्यू 4 ले तो 4 - 3 1 होगा, 27 की पावर 1, 27 को लिख सकते हैं 3 के घात में 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, और गुना यहाँ पर भी है 3 की पावर 3, तो कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पर 3 3 6 हो गया, 8 में 6 घटाएंगे 2, 3 की पावर 2, ये 9, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे यदि दीवार के आयतन का 10% सीमेंट से भरा है तो इस डायमेंशन की ईंटों का उपयोग करके 20 मीटर लंबी, 9.9 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा यहाँ पर आयतन से आयतन को डिवाइड करना है, तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो दीवार का आयतन है उसको डिवाइड करना होगा ईंट के आयतन से। ठीक है, तो यहाँ पर दीवार का डायमेंशन है 20 मीटर ये और 30 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि ये यूनिट आपको देख लेना है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 20 मीटर बराबर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर, और ये 9.9 मीटर है, 100 से गुना करेंगे तो ये 990 सेंटीमीटर होगा, और ये सेंटीमीटर में ही है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये जो दीवार का आयतन है ये पूरा का पूरा ईंट नहीं लगना, उसमें 10% सीमेंट भी लगना है, तो ईंट कितना लगेगा 90%, तो इसका आप 90% निकाल लीजिए या फिर 0.9 से गुना कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड करना है जो ईंट का आयतन है, ईंट का डायमेंशन है उसको गुना करेंगे तो आयतन निकल जाएगा, तो यहाँ पर 25 × 11 × 8 आ जाएगा, कटा लीजिए।
तो ये पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो काट दीजिए, 25 × 8 = 200 हुआ, हटा देंगे 200 से 11 से ये कट जाएगा 90 बार में। 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, सबसे आसान, ये नहीं है, 7 2 9 है, ये नहीं है, 13 2 15, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो संख्याओं का गुणनफल 96 है और उनका योग 20 है, उनके अंतर के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे गुणनफल 96, दो नंबर है ए और बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 96 और योगफल 20 है, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 20। आपको निकालना क्या है, अंतर का वर्ग, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, तो वैल्यू रख दीजिए, ए प्लस बी है 20, 20 का स्क्वायर 400 पड़ेगा, 4 गुना ए बी है 96, इसका 4 गुना कितना होगा, 100 का 4 गुना 400, उसमें 16 माइनस कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 384, डिफरेंस लेंगे तो 16 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः ये दे रखा है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πRh और ऊंचाई ये दे रखा है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एच एच कट जाएगा, तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं 2πr का वैल्यू हमें मिलेगा कितना, 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ऊंचाई से क्षेत्रफल को डिवाइड करना है। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू आर हमें फाइंड करना है, उसके बाद व्यास का आंसर लगाना आपको। ठीक है, 14 से इसको डिवाइड कर दे, 14 × 6 = 84 जाएगा, फिर से 6 बार में जाएगा, कटा लीजिए इसको, 22 से 3 बार में कटेगा, अब नहीं कटने वाला, तो आर बराबर हो जाएगा 7 21/2, तो डी कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 21, ऑप्शन नंबर सी। आगे, टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है, एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है, पी की आयु आर की आयु की आधी है, सभी की आयु का योगफल 130 वर्ष है, आर की आयु याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो टी जो है वो आर पर आधारित है, एस जो है पी पर आधारित है और पी जो है आर पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको आर मानना होगा, लेकिन आर अगर आप मानते हैं एक्स, तो पी जो है इसका आधा यानी x/2 होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पी को मान लेंगे एक्स, ठीक है, और आर का 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पी बराबर एक्स, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का डबल 2x। अब देखिए आर की आधी है पी, ठीक है, अब यहाँ है एस पी से 10 वर्ष कम, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी का निकालेंगे, टी कितना कह रहा है, आर से 20 अधिक, आर है 2x, तो इससे 20 अधिक यानी प्लस का 20 करेंगे। अब जो है ये इन सब का योगफल दे रखा है कितना, 130, सबको जोड़ लीजिए, 2x 4 यानी कि 6x हो जाएगा, उसके बाद -10 + 20 प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 130 के, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, घटाएंगे 120 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो x का वैल्यू 20 आया। आर का निकालना, आर देखिए 2x है, तो 20 दूना 40 साल जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, ये 3 क्रमागत परसेंटेज है, ये जो है किन एकल छूट के बराबर है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए जटिल परसेंटेज है, आपको यहाँ पर रेशियो बिल्कुल भी नहीं लगाना, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मतलब सबसे पहले तीनों को जोड़ना है, तो जोड़िए 22 8 30 17, ये कितना आ जाएगा 47, तो 47% आपको यहाँ से जोड़ने से मिला। इसके बाद माइनस करना है, एक एक करके गुना करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 22 8 आ जाएगा 176, 17 8 136 और 17 गुना 22, तो 17 गुना 20 करिए 340, फिर उसमें 34 जोड़ेंगे, तो 340 + 34 374 आएगा। सबको जोड़िए, 16 8 3 11 7 18 और यहाँ पर आ गया आपका 6, और ये जो जोड़ आया इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तब जाके यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये 6.86% यहाँ से आपको मिलेगा, तो 6.86% यहाँ से मिल गया। उसके बाद प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, इन तीनों को गुना करके और उसको 10,000 से डिवाइड करते हैं, तो गुना करके अगर आप 10,000 से डिवाइड करिएगा तो डेसिमल में जो है
थोड़ा सा आएगा। तो कुल मिला के हम इन दोनों पर जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो 47 में ये घटाना तो ये कितना आ जाएगा, 40.14 के करीब आ रहा है। और ये डेसिमल में आएगा, उसको जोड़ेंगे तो 40 के आसपास ही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में केवल दे रखा है ये 42, 43, 43 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे 164 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 136 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 82 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा, आप जानते हैं जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों के स्पीड का योगफल। ठीक है, और वो जो दूरी कवर करती है वो अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी कवर करती है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो निकालने के लिए दूरी देख लीजिए कितना है, दोनों का लंबाई का योगफल 164 प्लस 136 करेंगे तो ये आ जाएगा 300। और इस दूरी को कवर करने में ये लेते हैं 10 सेकेंड, तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको आगे क्या करना है, इसको 18/5 से गुना करना है। 5 से 6 बार में 6 गुना 18 कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की स्पीड का योगफल है। उसमें पहला का स्पीड जो कि 82 है वो माइनस कर देंगे। तो 82 अगर आप माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 16 8 24 18 8 26 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दूसरे का स्पीड आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।